गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें सेक्शन नंबर 35 एंड 36 दो सेक्शन पढ़ाए गए थे, जिसमें 35 के अंतर्गत हमने पढ़ाया था कि रजिस्टर्ड पर्सन को इनवार्ड की डिटेल, आउटवार्ड की डिटेल, गुड्स के डॉक्यूमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के डॉक्यूमेंट, आउटसाइड लायबिलिटी के डॉक्यूमेंट, आईटीसी के डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं। सेकंड नंबर पर आपको बताया गया था कि कमिश्नर सर की पावर है कि वो कह सकते हैं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, और यदि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट या मेन डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो अल्टरनेट भी दिया जा सकता है, ये बताया था। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि जो 2 करोड़ से ऊपर जिनका रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, उनको अपना टैक्स ऑडिट कराना है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से, और ऑडिटेड एनुअल अकाउंट एंड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करके चलना है। इसके बाद आपको बताया गया था कि गुड्स स्टॉलन हो गया है, लॉस्ट हो गया है, डेस्ट्रॉयड हो गया है, गिफ्ट के रूप में दिया है, फ्री सैंपल दिया है, तो आपको उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। यदि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो असेसिंग ऑफिसर ये मान लेगा कि आपने ये सप्लाई की है और आपके ऊपर डिमांड निकाल दी जाएगी। सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 शो कोज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताया गया था कि सन 2018-19 19-20 के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट को 35(5) के अंतर्गत जो ऑडिट है जीएसटी ऑडिट, उसकी लिमिट को बढ़ाकर एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है। और एक बताया गया था कि फाइनेंस एक्ट 2021 ने जो 35(5) के अंतर्गत जो ऑडिट होता था उसको ख़त्म कर दिया है, वो सब सेक्शन ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन 36 था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि जो भी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है वो डॉक्यूमेंट आपको एनुअल रिटर्न की डेट से, जिस साल के डॉक्यूमेंट हैं, जिस ईयर से रिलेटेड हैं, उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 6 साल तक मेंटेन करके चलने हैं। और यदि मैटर प्रोसीडिंग का है, अपील का है, इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है, अब या रिवीजन का केस है, चाहे डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की हो, चाहे असेसी ने फाइल की हो, वो डॉक्यूमेंट 1 साल फ्रॉम द फाइनलाइजेशन ऑफ द अपील और 6 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज लेटर आपको मेंटेन करने हैं। सेक्शन 35 में एक बात और लिखी थी, आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रू एंड करेक्ट व्यू में इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकल रूप से मेंटेन कर सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर मेंटेन किए जाएंगे जो आरसी में एड्रेस लिखा हुआ है। ये सेक्शन 35 एंड 36 आपको पढ़ाया गया था। आज जो चैप्टर है हमारे पास वो चैप्टर है असेसमेंट का, और इसके अंतर्गत हम आप लोगों को कुछ सेक्शंस पढ़ाएंगे, जिसमें सेक्शन 59 होगा असेसमेंट का, सेक्शन 60 होगा प्रोविजनल असेसमेंट का, सेक्शन 61 होगा स्क्रूटनी का, सेक्शन 62 होगा नॉन फाइलर की असेसमेंट का, सेक्शन 63 होगा नॉन रजिस्ट्रेंट की असेसमेंट का, सेक्शन 64 होगा आपका समरी असेसमेंट का,
कुल मिला के आपको 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64 ये 6 सेक्शन आज डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग चलते हैं असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन, असेसमेंट क्या होती है? व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी एज पर लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स की लायबिलिटी को डिटरमाइन करना असेसमेंट है। चाहे सेल्फ असेसमेंट हो, चाहे प्रोविजनल असेसमेंट हो, चाहे समरी असेसमेंट हो, चाहे नॉन फाइलर की असेसमेंट हो, चाहे नॉन रजिस्ट्रेंट की असेसमेंट हो, चाहे समरी या क्विक असेसमेंट हो। सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 59, प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60, फाइनल असेसमेंट या स्क्रूटनी सेक्शन 61, नॉन फाइनल की असेसमेंट सेक्शन 62, नॉन रजिस्ट्रेंट की असेसमेंट सेक्शन 63 और समरी या क्विक असेसमेंट सेक्शन 64। असेसमेंट कब होती है? जिस समय वो सप्लाई हुई हो, टाइम ऑफ द सप्लाई। जिस समय गुड्स की सप्लाई हुई हो, जिस समय सर्विस की सप्लाई हुई हो, टाइम ऑफ द सप्लाई देखा जाएगा, उस समय असेसमेंट होती है। असेसमेंट कैसे होती है? असेसेबल वैल्यू में रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यदि असेसेबल वैल्यू इन अदर देन इंडियन करेंसी है तो रेट ऑफ एक्सचेंज का मल्टीप्लाई हो जाता है, जो इंडियन रुपीज़ में निकल के आ जाती है टैक्स की वैल्यू। असेसमेंट क्यों होती है? हम जीएसटी की वैल्यू को जानना चाहते हैं कि टैक्स कितना पड़ रहा है, इसलिए असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट कौन करता है? असेसी खुद कर सकता है या डिपार्टमेंट करेगा? बात समझ में आ गई? असेसमेंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटी लॉ। इसमें सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी, नॉन फाइलर की असेसमेंट, नॉन रजिस्ट्रेंट की असेसमेंट और समरी या क्विक असेसमेंट शामिल होती है। कब होती है? एट द टाइम ऑफ सप्लाई होती है। कैसे की जाती है? आप असेसेबल वैल्यू में रेट ऑफ टैक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यदि इंडियन वैल्यू में असेसेबल वैल्यू नहीं है तो रेट ऑफ एक्सचेंज का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों होती है? जीएसटी की लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। कौन करता है? असेसी कर सकता है या डिपार्टमेंट खुद कर सकता है। पहले सेक्शन है सेक्शन 59, सेल्फ असेसमेंट। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall self assess the tax liability। अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेल्फ असेस करेगा एंड अकॉर्डिंगली फाइल द रिटर्न, और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न को फाइल कर देगा। सेल्फ असेसमेंट क्या है? खुद से टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करना सेल्फ असेसमेंट है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन असेस करेगा अपनी लायबिलिटी को और अपनी रिटर्न फाइल कर देगा, वो कहलाती है सेल्फ असेसमेंट। ये सेक्शन 59 हो गया। 60 प्रोविजनल असेसमेंट अभी हम पढ़ाते हैं। इसके बाद आती है सेक्शन 61, स्क्रूटनी या रीअसेसमेंट। आपने जो असेसमेंट करके दी है, जो लायबिलिटी डिटरमाइन करके दी है और जो टैक्स जमा किया है और जो रिटर्न जमा की है, उस रिटर्न की स्क्रूटनी होती है। जीएसटी ऑफिसर उसकी स्क्रूटनी करते हैं और यदि कोई डिस्क्रिपेंसी निकल के आती है उसको इंटीमेट किया जाता है, और जो डिस्क्रिपेंसी इंटीमेट होती है 30 दिनों के अंदर अंदर असेसी को रिप्लाई देना होता है। यदि ऑफिसर उस रिप्लाई से संतुष्ट है तो सब कुछ ठीक है। यदि ऑफिसर उस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है तो वो ऑडिट करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, शो कोज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर इशू हो सकते हैं। दोबारा देखिए,
सेक्शन 59 में आपने सेल्फ असेसमेंट की। सेक्शन 61 के अंतर्गत जो सेल्फ असेसमेंट करके जो टैक्स डिटरमाइन किया है और जो रिटर्न सबमिट की है, जीएसटी ऑफिसर उसको स्क्रूटनाइज करेगा और यदि कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है उसको इंटीमेट किया जाएगा। असेसीज डिस्क्रिपेंसी का 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई देगा। यदि ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो ओके, सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, शोकोज नोटिस, इन्वेस्टिगेशन एंड डिमांडेड ऑर्डर की बात होगी। ये किस सीक्वेंस में होंगे, इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। चाहे वो ऑडिट करा ले, चाहे स्पेशल ऑडिट करा ले, चाहे इन्वेस्टिगेशन कराए, चाहे शोकोज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर की बात हो। ये था अपना सेक्शन 61। अभी समरी से कवर कर रहे हैं, इसके बाद लीगल टेक्स्ट पढ़ाएंगे। आगे आ जाइए। सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 नॉन फाइलर की असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 62 और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, नॉन रजिस्ट्रेंट की बात करेंगे। सेक्शन 63 नॉन फाइलर की असेसमेंट मतलब जिसने रिटर्न ही फाइल नहीं की है उसकी असेसमेंट की बात हो रही है। रिटर्न फाइल नहीं की है, नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, रिटर्न फाइल नहीं की गई जो रिटर्न फाइल करना जरूरी था, तो नोटिस दिया जाएगा रिलेटेड टू रिटर्न कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। आप क्यों फाइल नहीं किया, आप रिटर्न फाइल करिए, लेकिन स्टिल रिटर्न नॉट फाइल। सबसे पहले सेक्शन 62 में नॉन फाइलर के बारे में बात कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल नहीं की है, आपने रिटर्न फाइल करनी थी और लायबिलिटी निकलवानी थी एंड लायबिलिटी सेल्फ असेसमेंट करके अपनी रिटर्न सबमिट करनी थी, तो वो कह रहे हैं आपने रिटर्न सबमिट नहीं की। डिपार्टमेंट इसके बाद नोटिस दे देगा आपको, रिटर्न सबमिट नहीं की है आपने करने के लिए, रिटर्न स्टिल नॉट फाइल, फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि बेस्ट जजमेंट हो सकता है, जो भी उसके पास रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, उसके आधार पर 5 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उससे 5 साल तक आपका बेस्ट जजमेंट किया जा सकता है। मतलब यदि बेस्ट जजमेंट होना है नॉन फाइलर के केस में 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के पीरियड का ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, एनुअल रिटर्न की 31/12/2019। तो यहाँ से 5 ईयर 31/12/2024 यहाँ तक आपका बेस्ट जजमेंट हो सकता है 18-19 वाले साल के लिए। 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। नाउ फर्दर एक्शन ऑफ द पीपल, रिटर्न फाइल एंड ऑल इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दी गई तो इंटरेस्ट एंड लेट फीस फिर भी आपके ऊपर पेबल रहेंगे। रिटर्न फिर भी फाइल नहीं की गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी आरसी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन केवल यहाँ तक बोल रहा है, ये तो अगले से चैप्टर की बात है, ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात है, ये इसका इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है कि 5 साल तक आपका बेस्ट जजमेंट हो सकता है और आपको अगले 30 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी है, और जो रिटर्न फाइल कर देते हैं इंटरेस्ट और लेट फीस फिर भी आपके ऊपर पेबल रहेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 63 नॉन रजिस्ट्रेंट। आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल थे, रजिस्ट्रेशन लेना था, आपका टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर था, अंडर सेक्शन 22 या 24 आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना था, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नॉट ऑब्टेंड नहीं लिया
और रजिस्ट्रेशन टेकन बट कैंसिल करा दिया या सरेंडर करा दिया। रजिस्ट्रेशन तो लिया लेकिन सरेंडर कर दिया या कैंसिल कर दिया। आज की डेट में आप नॉन रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो बेस्ट जजमेंट हो सकता है विद इन 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की डेट से 5 साल के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो प्रोवाइड की ही जाएगी। यहां तक क्लियर। लास्ट सेक्शन, इसके बाद बस प्रोविजनल असेसमेंट रह जाती है। समरी असेसमेंट। असेसी जल्दबाजी में है, विजय माल्या या कोई भी जो डिपार्टमेंट को चूना लगा कर जाना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि टैक्स का इवेजन कर लें और इंडिया को छोड़कर निकल जाएं। तो वो परमानेंटली इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं और प्रॉपर ऑफिसर के पास ये एविडेंस है कि उस बंदे के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी है। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन के संबंध में और डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को, रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो समरी असेसमेंट कर देगा। असेसी जल्दबाजी में है, लाइक गोइंग टू अब्रॉड परमानेंटली, हमेशा के लिए अब्रॉड भागना चाहता है। प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है, उसकी जीएसटी लायबिलिटी निकल रही है उस व्यक्ति के संबंध में। सो रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए समरी असेसमेंट की जाएगी। नोट, इफ द ऑर्डर इज एरनियस, गलत ऑर्डर पास हो गया है, देन सच ऑर्डर शैल बी विड्रॉन, वो ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा। और प्रोसीजर सेक्शन 73, 74 डिमांड ऑर्डर एंड शो कोज नोटिस की बात की गई है सेक्शन में, वो वाले आपके ऊपर प्रोसीजर लग जाएंगे। प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60। प्रोविजनल असेसमेंट की बात कब आती है? अभी या तो हम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं या टैक्स रेट को लेकर डिस्प्यूट है, या तो क्योंकि देखिए जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए, जीएसटी निकालने के लिए दो ही चीज़ें होती हैं। नंबर एक असेसेबल वैल्यू और नंबर दूसरा रेट ऑफ टैक्स। या तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे या हम ये पता नहीं लगा पा रहे। हमें लग रहा है कि इस वस्तु का रेट किसी भी चीज़ का सर्विस पर या गुड्स पर 5% है, डिपार्टमेंट को लग रहा है नहीं 18% है और 22%। असेसेबल वैल्यू भी हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में प्रोविजनल असेसमेंट होती है। अब हम अपने गुड्स का या सर्विस का प्राइस क्यों डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं? ईयर एंड डिस्काउंट है, हमने कह दिया कस्टमर से कि आज आपको ये चीज़ 10 रुपये की लग रही है, यदि साल भर में आप 1 लाख क्वांटिटी को क्रॉस कर देते हैं तो वो चीज़ आपकी 9 रुपये की हो जाएगी। अभी जब तक वो 1 लाख क्वांटिटी तक टच नहीं करेगा तब तक हम 10 रुपये लगाते रहेंगे उसके ऊपर। उसके बाद जैसे ही 1 लाख क्वांटिटी क्रॉस हो जाएगी तो रेट्रोस्पेक्टिवली उसे बेनिफिट दिया जाएगा पीछे का। या एस्केलेशन क्लॉज या रेट का डिस्प्यूट। सप्लायर, एक एग्जांपल हमने लिया है, ऑफर ऑफ ईयर एंड डिस्काउंट। एक एग्रीमेंट हो रखा है, ईयर एंड डिस्काउंट है, साल के एंड में डिस्काउंट मिलेगा। यदि कोई बायर 1 लाख यूनिट या उससे ऊपर खरीदेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, तब रेट 9 रुपये लगेंगे इंस्टेड ऑफ 10 रुपये। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1/4/2018 को हुई, 10,000 यूनिट की। मिस्टर अभिषेक बायर था। तो अब दो तरीके हैं, या तो 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन को पहले 10 रुपये में कर लीजिए या 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन को 9 रुपये में कर लीजिए। या तो 10 रुपये होगा लास्ट में, या तो वो 1 लाख क्वांटिटी को क्रॉस कर पाएगा या 1 लाख क्वांटिटी से नीचे होंगे। तो दो ही सिनेरियो बनते हैं, या तो 10 रुपये लगेंगे रेट उसे लास्ट में या 9 रुपये लगेंगे। यदि मान लीजिए वो 10 रुपये करता है तो 1 लाख रुपये पर 12,000 रुपये जीएसटी, 1,12,000 रुपये, और 9 रुपये पर करता है तो 10,800 रुपये जीएसटी। सप्लायर अप्रोच द ऑफिसर फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट विद रीजन, फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड डिस्काउंट है, टाइम लिमिट 90 दिन एंड ऑफिसर अलाउ फॉर द सेम। 90 दिन का समय दिया जाएगा और ऑफिसर इसको अलाउ कर देंगे।
यदि आपने असेसमेंट 12,000 रुपये पे की है, हायर साइड पे की है, और फाइनलाइज प्रोविजनल असेसमेंट जब फाइनलाइजेशन असेसमेंट में बदल जाती है तो 12,000 रुपये की लायबिलिटी निकलती है मान लीजिए, तो आपको ना रिफंड है ना डिमांड है। 12,000 रुपये पे किए लेकिन 10,800 रुपये की लायबिलिटी निकलती है, तो 1,200 रुपये का आपको रिफंड दिया जाएगा, और ये रिफंड विद इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी वो आगे बताएंगे। 10,800 रुपये पर आपने असेसमेंट किया लेकिन 12,000 रुपये की डिमांड निकलती है, तो 1,200 रुपये की डिमांड विद इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और 10,800 पर असेसमेंट हुआ, 10,800 की डिमांड निकलती है, तो नो रिफंड और नो लायबिलिटी। आगे आइए, अब यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एक कैलकुलेशन होगी कि डिमांड निकलेगी इन केस ऑफ डिमांड। डिमांड के केस में किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी और रिफंड के केस में किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। पहला सिनेरियो डिमांड, 1/4/2018 से 30/4/2018 के बीच हमने सप्लाई की है, और इस सप्लाई का टैक्स पे करने की डेट होती है 20 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ। 20 तारीख को टैक्स पे किया प्रोविजनली बेसिस पर, और आपका फाइनलाइजेशन का ऑर्डर आया है 1/5/2019 को, और पेमेंट आपने कर दिया 1/10/2019 को। फाइनलाइजेशन हुआ है 1/5/2019 को, और पेमेंट आपने किया है 1/10/2019 को। पीछे वाले क्वेश्चन में 1,200 रुपये की डिमांड थी जिसका पेमेंट विद इंटरेस्ट करना था। 1,200 रुपये की डिमांड थी जिसका पेमेंट विद इंटरेस्ट करना था। अब 1,200 रुपये पर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी। डिमांड के लिए 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रिफंड के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 18% कैसे कैलकुलेट होगी। आपको गवर्नमेंट को देने थे, यदि ये 12,000 रुपये पर आपने असेसमेंट की होती तो 20 तारीख को ही गवर्नमेंट को मिल जाता पैसा। गवर्नमेंट डिले हो गई। अब पैसा कब मिला है, 1 अक्टूबर 2019 को। तो कितना लेट कर दिया आपने प्रोविजनल असेसमेंट के चक्कर में, 21 मई 2018 से 1/10/2019 तक। तो जितने दिन होंगे 21 मई 2018 से 1/10/2019 तक, उतने रुपए का ब्याज निकल आएगा। मान लीजिए बीच में 10/4/2019 को 400 रुपये पे कर दिए उन्होंने, तो 20/5/2018 से 1,200 रुपये का नुकसान हुआ सरकार को। 21/5/2018 से 10/4/2019 तक, तो 21/5/2018 से 10/4/2019 तक यहाँ 1,200 रुपये इतने पीरियड तक नुकसान हुआ जो नहीं आए, और इसके बाद 400 आ गए, तो यहाँ से 800 रुपये का नुकसान हुआ इस पीरियड पर। तो 800 रुपये 18% के हिसाब से 10 तारीख को पे कर दिए, तो 11 तारीख से और यहाँ 1 अक्टूबर तक, 11/4/2019 से 1 अक्टूबर 2019 तक 69 रुपये और 192 रुपये ये हो गए। इन केस ऑफ रिफंड, रिफंड की बात करते हैं। डिमांड पर इंटरेस्ट 18% का चार्ज किया जाएगा, और कहाँ से काउंट होगा पीरियड। जैसे मान लीजिए अप्रैल के महीने की टैक्स था तो 20 मई तक जमा करना था, तो 21 मई से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब रिफंड में कुछ चीज़ें अलग हैं। रिफंड में गवर्नमेंट बोलती है कि रिफंड एक तो 18 की जगह हम 6% का ही देंगे इंटरेस्ट रिफंड पर, और उसके कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। 1/4/2018 से 30/4/2018 के बीच सप्लाई हुई, पेमेंट होना था 20/5/2018 को, और फाइनलाइजेशन हो गया 1/5/2019 को, फाइनलाइजेशन हो गया यहाँ जगह, और रिफंड आपको दिया गया मान लीजिए 1/10/2019 को। तो ये बोलते हैं, लॉ मेकर बोलते हैं कि रिफंड के लिए जब से अप्लाई किया है, रिफंड के लिए अप्लाई, भले ही फाइनलाइजेशन 1 मई को हो गया,
लेकिन रिफंड के लिए अप्लाई किया है 1 जुलाई 2019 को, वहाँ से 60 दिन काउंट हो जाएंगे। यदि 60 दिन के भीतर भीतर हमने आपको रिफंड दे दिया है तो कोई भी हम आपको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे। तो 1 जुलाई से 30 दिन जुलाई के हो गए, अगस्त के भी 30 दिन हो गए, मतलब 30 अगस्त तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपने 1 जुलाई को अप्लाई किया है। तो 31 अगस्त से 1 अक्टूबर तक जो भी आपका बन रहा है 6% के हिसाब से आपको रिफंड मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगी रिफंड पर। मतलब दोबारा समझ लीजिए, यदि डिमांड का केस है तो अप्रैल की डिमांड 20 मई तक पे होनी थी, तो 21 मई से टिल द डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 18%। यदि रिफंड का केस है तो ना तो कब सप्लाई हुई वो डेट देखनी है, ना ही कब पेमेंट होना था वो डेट देखनी है, ना फाइनलाइजेशन की डेट देखनी है। डेट कौन सी देखनी है कि रिफंड के लिए कब एप्लीकेशन भेजी है, उसके 60 दिन प्लस कर लो, वहाँ तक कुछ नहीं करना है। 61वें दिन से टिल द डेट ऑफ रिफंड आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो रेट 6% होगी रिफंड पर। आगे बढ़ें। इसके बाद बात करते हैं लीगल टेक्स्ट। सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट। टू डिटरमाइन द लायबिलिटी बाय द असेसी फ्रॉम ऑन सेल्फ, स्वयं से टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करना सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। पढ़ लीजिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall self-assess the tax payable under this act and furnish the return for each tax period as specified under section 39। 39 में रिटर्न के बारे में बात की गई है। ये हो गया सेल्फ असेसमेंट। खुद से टैक्स की लायबिलिटी को डिटरमाइन करके टैक्स पे करना और रिटर्न फाइल करना सेल्फ असेसमेंट है। प्रोविजनल असेसमेंट, मैंने आपको बताया था प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में कि जब असेसी या तो उस सप्लाई की वैल्यू, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, या रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। वैल्यू क्यों कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है? ईयर एंड डिस्काउंट का मैटर है, या एस्केलेशन क्लॉज का मैटर है, या रेट ऑफ टैक्स को लेकर डिस्प्यूट है। तो उस केस में ऑफिसर अलाउ कर देंगे कि आपकी प्रोविजनल असेसमेंट हो सकती है। अब प्रोविजनल असेसमेंट या तो लोअर साइड पर होगी या हायर साइड पर होगी। मान लीजिए लेट से हायर साइड पर हुई है, और हायर साइड पर हुई है, हायर साइड पर ही आपकी फाइनलाइजेशन हुआ है, तो नो डिमांड नो रिफंड। हायर साइड पर आपकी हुई थी और फाइनलाइजेशन हुआ है लोअर साइड पर, तो आपकी डिमांड बन जाएगी बैलेंस, रिफंड बन जाएगा बैलेंस का विद 6% इंटरेस्ट के साथ फ्रॉम द डेट जब आपने अप्लाई किया है, वहाँ से 60 दिन छोड़ दीजिए, 61वें दिन से टिल द डेट ऑफ रिफंड आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी। अब सिनेरियो नंबर 2, लोअर साइड पर हुई थी और लोअर साइड पर ही फाइनलाइजेशन हुआ है, तो नो डिमांड नो रिफंड। लोअर साइड पर प्रोविजनल असेसमेंट हुई थी, हायर साइड पर आपका फाइनलाइजेशन हुआ है, तो डिमांड बन जाएगी बैलेंस पीरियड, बैलेंस की, और जो डिमांड बनेगी वो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेक्स्ट मंथ की 21 तारीख से टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको लग जाएगी 18%। बढ़े आगे, क्या कह रहा है, पढ़ रहे हैं इसको। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन नंबर 2, where a taxable person is unable to determine the value of the goods or services or both, or determine the rate of tax applicable thereto, he may request the proper officer in writing giving reason for the payment of the tax on a provisional basis, and proper officer shall pass an order within a period not later than 90 days। 90 दिनों के अंदर अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए एग्री है या नहीं।
from the date of receipt of the request, allowing payment of the tax on provisional basis at such rate or at such value as may be specified by. आगे बढ़ें. एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड. द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द प्रोविजनल बेसिस, जब प्रोविजनल बेसिस पर अलाउ करेंगे, यदि हायर साइड पर ही प्रोविजनल बेसिस हो रही है तो कोई भी सिक्योरिटी या बॉन्ड आपसे नहीं लिया जाएगा. लेकिन जब प्रोविजनल असेसमेंट लोअर साइड पर हो रही है तो डिपार्टमेंट को लगेगा कहीं फ्यूचर में फाइनल असेसमेंट हायर साइड पर ना हो जाए तो आपसे बॉन्ड और श्योरिटी के बारे में बात करेंगे. द पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑन द प्रोविजनल बेसिस में बी अलाउड if the taxable person execute a bond in such a form as may be prescribed and with such surety and security as the professor or officer may deem fit. जितनी भी बैलेंस डिमांड फ्यूचर में निकल सकती है वो प्लस इंटरेस्ट आपसे बॉन्ड, सिक्योरिटी या श्योरिटी ले ली जाएगी. बाइंडिंग द टैक्सेबल पर्सन फॉर द पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द टैक्स एज मे बी फाइनली असेस्ड, जो फाइनली असेस्ड हो सकता है, या अमाउंट ऑफ टैक्स प्रोविजनली असेस्ड जो हुआ है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो विद इंटरेस्ट के साथ बॉन्ड, सिक्योरिटी या श्योरिटी आपसे ले ली जाएगी. फाइनलाइजेशन विद इन 6 मंथ प्लस एक्सटेंशन. जो प्रोविजनल से फाइनलाइजेशन जो होगा वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा. द प्रॉपर ऑफिसर शेल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन नंबर 1. मतलब जब आपने कह दिया कि आप प्रोविजनल बेसिस पर कर सकते हैं, वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर आप फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करेंगे. पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सच इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द असेसमेंट. ये 6 महीने के पीरियड को बढ़ाया जा सकता है. जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को पावर दी गई है कि फर्दर 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, और कमिश्नर साहब इस पीरियड को फर्दर 4 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड डेट पीरियड स्पेसिफाइड इन दिस सबसेक्शन में ऑन द सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग बी एक्सटेंडेड बाय द जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमीशन फॉर द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एंड बाय कमिश्नर फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ. कमिश्नर साहब 4 साल तक के लिए एडिशनली बढ़ा सकते हैं एंड जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं उस 6 महीने के पीरियड को. आगे अब आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था लोअर साइड पर, फाइनल असेसमेंट हुआ था हायर साइड पर, तो आपकी डिमांड निकलेगी और डिमांड विद इंटरेस्ट पे करनी होगी. द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल to pay the interest on any tax payable on the supply of the goods or services or both under the provisional assessment but not paid on the due date specified under section 39(7). मतलब अप्रैल की सप्लाई है तो 20 मई तक आपको पेमेंट करना था, वो आपने नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको वैल्यू का आइडिया नहीं था, टैक्स का आइडिया नहीं था, और द रूल देयर अंडर एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 50 के अंतर्गत रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है जो आपको डिमांड पर देनी होगी, मतलब 18% फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द टैक्स. मतलब अप्रैल की सप्लाई का पेमेंट जो 20 मई तक होना था तो 21 मई से फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट, तो 21 मई से आपके ऊपर लग जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट. जब एक्चुअल पेमेंट हो रही है वहाँ तक आपको इंटरेस्ट पे करनी है. Whether such amount is paid before or after the issuance of the order for final assessment. Clear? आगे ये तो थी डिमांड. अब बात कर लेते हैं एक बार रिफंड की. यदि आपका रिफंड बन रहा है तो वो भी इंटरेस्ट के साथ पे होगा. तो रिफंड के लिए जब आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके 60 दिन छोड़ दीजिए, 61वें दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना, इंटरेस्ट हम आपको पे करेंगे 61वें दिन से. कहाँ, कब से? जब आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके 60 दिन के बाद से. वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ रिफंड कंसिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ द फाइनल असेसमेंट अंडर सबसेक्शन नंबर 3. जब फाइनल असेसमेंट हो गई और आप रिफंड के लिए एंटाइटल हैं
subject to the provision of the section 54(8), interest shall be paid on such refund as provided in the section number 56। यही लिखा गया है आगे 56 में कि रिफंड आपको दिलाया जाएगा, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगी वो आपने जो एप्लीकेशन दी है उसके 60 दिन छोड़ दीजिए, 61वें दिन से आपको रिफंड पर इंटरेस्ट आपको मिलेगी। क्लियर। सेक्शन 61 स्क्रूटनी असेसमेंट, मैंने आपको बताया था कि सेल्फ असेसमेंट करनी होती है अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को, सेल्फ असेस करके उसको 20 तारीख तक नेक्स्ट मंथ की आपको पे करना होता है। फिर रिटर्न फाइल करनी होती है क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर, जो भी है आपका। जो रिटर्न आप फाइल करेंगे और जो टैक्स देंगे, डिपार्टमेंट उस रिटर्न की स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी करके यदि कोई डिस्क्रिपेंसीज नोटिस होती हैं तो इन डिस्क्रिपेंसी को असेसी को बताया जाएगा। असेसी 30 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई देगा। 30 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई आता है, ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो ओके, यदि ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो डिमांड ऑर्डर, शोकोज नोटिस, ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब प्रोसीडिंग चलेंगी। द प्रॉपर ऑफिसर में scrutinize the return and related particular furnished by the registered person to verify the correctness of the return, रिटर्न की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ड, और जो डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ड है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा इफ एनी इन सच अ मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड सीक हिज एक्सप्लेनेशन देयर टू, और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। इन केस ऑफ एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल, यदि एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली, और कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। यदि सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है 30 दिनों के अंदर अंदर, इन केस नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और सच फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड बाय हिम और वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसीज fail to take the corrective measure in the return for the month in which discrepancy is accepted। मतलब क्रक्स ये है कि वो डिस्क्रिपेंसीज जो बताई गई थी उस डिस्क्रिपेंसी को दूर नहीं कर पाया 30 दिनों के अंदर अंदर, या फर्दर पीरियड जो उसे बताया गया था उस समय के अंदर अंदर, तो द प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग ऑडिट करवा सकता है, सेक्शन 65 के अंतर्गत कवर्ड है। स्पेशल ऑडिट हो सकता है सेक्शन 66, इंस्पेक्शन इन्वेस्ट सर्च एंड सीजर हो सकती है सेक्शन 67, सेक्शन 73 शोकोज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर, सेक्शन 74 शोकोज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर आपके ऊपर हो सकता है। कब कौन सा होगा कोई सीक्वेंस नहीं है। ये तो था स्क्रूटनी असेसमेंट। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न। आप रिटर्न फाइल नहीं करी, आपको रिटर्न फाइल करनी थी, आपसे कहा गया रिटर्न फाइल कर दीजिए, आपको नोटिस दिया गया, फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है, जिस पीरियड की रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, उस पीरियड की जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है वहाँ से 5 साल के अंदर अंदर आपका बेस्ट जजमेंट डिपार्टमेंट कर सकता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन द सेक्शन 73 एंड 74। सेक्शन 73, 74 में कुछ भी लिखा गया हो, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश द रिटर्न, यदि रिटर्न सबमिट नहीं करता है अंडर सेक्शन 39, 30, 45, ये रिटर्न के सेक्शन है, रिटर्न सबमिट नहीं करता है, इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ द नोटिस भी आपको दे दिया कि रिटर्न सबमिट कर लीजिए, फिर भी आपने रिटर्न सबमिट नहीं करी, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड पर्सन, उस व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी को असेस करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल विच इज़ अवेलेबल और विच ही हैज़ गैदर्ड। जो भी उसके पास मटेरियल अवेलेबल हैं, जो भी जजमेंट उसके पास अवेलेबल हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, उस आधार पर उसकी टैक्स लायबिलिटी को असेस किया जाएगा। और ये बेस्ट जजमेंट कितने समय के अंदर अंदर हो सकता है, एंड इशू असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ 5 year
फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, मतलब जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न की उससे फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड रिलेट, मतलब 5 साल तक असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाएगा बाय जजमेंट, 5 ईयर तक कहाँ से, फ्रॉम द ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वहाँ से 5 साल तक आपका ऑर्डर पास हो जाएगा। क्लियर? ये था, आपको रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन रिटर्न फाइल नहीं की। सेक्शन 62 में अभी एक पॉइंट और रह गया, फाइल वैलिड रिटर्न असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉन वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशेस अ वैलिड रिटर्न, यदि वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है 30 दिनों के अंदर अंदर ऑफ द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, जो आपको बेस्ट जजमेंट कर दी गई है उस ऑर्डर के आ जाने के 30 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर देता है, तो द सेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम टू बी विड्रॉन, विड्रॉ माना जाएगा, वापस लिया हुआ माना जाएगा, बट द लाइबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और लेट फीस वो कंटिन्यू रहेगी। आपने रिटर्न फाइल कर दी, जो इंटरेस्ट है वो तो आपको पे करनी पड़ेगी, जो लेट आपने जमा किया है टैक्स, और जो लेट फीस है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। ठीक। सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड होना था उसे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसने, या रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, अब रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करा लिया, सरेंडर कर दिया, अब आज की डेट में वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन होना था, तो डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, 5 साल के अंदर अंदर उसका बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं। बेस्ट जजमेंट करते समय अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी, वही लिखा गया है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेरी कंटेंट इन द सेक्शन नंबर 73 एंड 74 वेयर अ टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन ए रजिस्ट्रेशन इवन दो लाइबल टू डू सो, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन होने के लिए लाइबल था, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड अंडर सेक्शंस 29(2) बट हु वाज लाइबल टू पे द टैक्स, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया लेकिन वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल था, तो प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट फॉर द रेलेवेंट पीरियड एंड इशू ए असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट रिलेट। 5 साल के अंदर अंदर बेस्ट जजमेंट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइडेड दैट नो सच असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास्ड विदाउट गिविंग ए पर्सन ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए हुए हम उसका असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करेंगे। सेक्शन 64 समरी असेसमेंट इन सर्टेन के स्पेशल केसेस, ये मैंने आपको बताया था, असेसी जल्दबाजी में है, असेसी इंडिया छोड़कर भागना चाहता है, तो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को यदि लगता है कि उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी है, तो जल्दबाजी में एक स्क्रूटनी, एक समरी असेसमेंट या क्विक असेसमेंट की जा सकती है। ठीक, पढ़ लीजिए। द प्रॉपर ऑफिसर में ऑन एनी एविडेंस शोइंग अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पर्सन कमिंग टू हिज नोटिस with the previous permission of additional commissioner and joint commissioner proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of the revenue and issue assessment order if he has sufficient ground to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of revenue, provided that where a taxable person to whom liability patent is not ascertainable, liability हम determine ही नहीं कर पा रहे हैं, and such liability pertain to the supply of the goods, the person in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person, liable to assess and liable to pay the tax and any other amount due under this section। मतलब क्या है? Provided that where a taxable person to whom the liability pertain is not ascertainable, वो ascertain नहीं कर पाता है अपनी liability को जिससे related है, and such liability pertain to the such supply of the goods,
और पर्सन इंचार्ज ऑफ सच गुड्स सेल बी, तो उस केस में जिसके पास वे गुड्स है, पर्सन इंचार्ज वेयर हाउस कीपर है, उसके पास यदि ये गुड्स है तो शैल बी डीम टू बी द टैक्सेबल पर्सन। वो या एजेंट या वेयर हाउस कीपर उसके पास गुड्स है तो वो टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा और वो असेस्ट करेगा और लायबल हो जाएगा टैक्स या कोई भी अमाउंट ड्यू है पे करने के लिए। एरनियस ऑर्डर विड्रॉन ऑन द एप्लीकेशन मेड, मान लीजिए इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, इनको लगता था कि असेसी भागना जाना चाहता है, वापस नहीं आएगा इंडिया में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, असेसी ने प्रूव कर दिया ऐसा कुछ नहीं था। तो उस केस में जो भी ऑर्डर पास किया गया अंडर सबसेक्शन नंबर 1 वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाएगा। ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन नंबर 1 और हिज ऑन मोशन, या खुद से डिपार्टमेंट को लग रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमने ये ऑर्डर पास किया, ऐसा कुछ नहीं है, असेसी कहीं नहीं जा रहा है। इफ एडिशनल कमिश्नर जॉइंट, क्योंकि ऊपर एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर को बताया था ऑर्डर पास करते समय, तो अब विड्रॉ करते समय भी उनको बताना पड़ेगा। एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर कंसीडर दैट सच ऑर्डर इज एरनियस, ये ऑर्डर एरनियस है तो ही में विड्रॉ सच ऑर्डर, वे इस ऑर्डर को विड्रॉ कर सकते हैं एंड फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन द सेक्शन 73-74। तो 73-74 शो कोज नोटिस डिमांड ऑर्डर के जो प्रोसीजर हैं वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो आज जो सेक्शन आपको पढ़ाए वो सेक्शन थे सेक्शन नंबर 59 सेल्फ असेसमेंट टू डिटरमाइन द लायबिलिटी बाय द असेसी फ्रॉम हिमसेल्फ, स्वयं से टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करना सेल्फ असेसमेंट कहलाता है और अकॉर्डिंगली रूप से रिटर्न फाइल की जाती है। ये तो था सेल्फ असेसमेंट। सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट, यदि आप असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, असेसेबल वैल्यू क्यों कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, एस्केलेशन क्लॉज के कारण, ईयर एंड डिस्काउंट के कारण, या रेट ऑफ टैक्स को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। डिपार्टमेंट आपको 90 दिनों के अंदर अंदर, जब आपने एप्लीकेशन दी है, आपको बता देगा कि वो प्रोविजनल असेसमेंट करने के लिए एग्री है या नहीं। यदि वो एग्री हो जाता है तो प्रोविजनल असेसमेंट आपका लोअर साइड पर हो सकता है या हायर साइड पर हो सकता है। मान लीजिए आपका असेसमेंट लोअर साइड पर हुआ और फाइनलाइजेशन जो है वो भी लोअर साइड पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लोअर साइड पर असेसमेंट हुआ, फाइनलाइजेशन हायर साइड पर हुआ, डिमांड निकल के आ जाएगी आपकी, जो कि विद इंटरेस्ट आपको पे करनी होगी। इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट होगा? जो भी ड्यू डेट थी पेमेंट की उसके अगले दिन से जब तक आपने पेमेंट किया है वहाँ तक। हायर साइड पर कैलकुलेट हुआ, हायर साइड पर ही सेटल्ड हो गया, ख़त्म कहानी। हायर साइड पर कैलकुलेट हुआ और लोअर साइड पर सेटल्ड हो गया तो आपको रिफ़ंड बन जाएगा, और रिफ़ंड का पेमेंट विद इंटरेस्ट करेंगे हम। इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट होगी? जब आपने एप्लीकेशन दी है वहाँ से 60 दिन हटा दीजिए, 61वें दिन से टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी। ये प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट में कितने समय का अंतर होगा? 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट व्हेन द ऑर्डर पास्ड ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट। 6 महीने। इस पीरियड को ACDC फर्दर 6 महीने बढ़ा सकते हैं और कमिश्नर साहब इस पीरियड को फर्दर 4 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। क्लियर? प्रोविजनल असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट, जो आपने रिटर्न भर के दी है, जो लायबिलिटी डिटरमाइन करके दी है, डिपार्टमेंट उसको कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा। यदि कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो असेसी को बता दी जाएगी। असेसी वो ठीक कर देता है तो ओके, ठीक नहीं करता है या ठीक की बट ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं है 30 डेज़ के अंदर अंदर, तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि सेक्शन 73, सेक्शन 74 शो कोज नोटिस डिमांड ऑर्डर के प्रोसीजर, ऑडिट, स्पेशल ऑडिट के प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर आपके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। सेक्शन 62 नॉन फाइलर असेसमेंट, आपको रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी था, डिपार्टमेंट ने बोला तभी भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो इनके पास पावर है जो भी ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न की, वहाँ से 5 साल के अंदर अंदर 5 साल के अंदर अंदर आपका असेसमेंट किया जा सकता है। ड्यू डेट से लेकर आपका 5 साल के अंदर अंदर असेसमेंट
हो सकता है नॉन फाइलर के केस में। लेकिन यदि आपको जो ऑर्डर पास किया गया डिमांड ऑर्डर, उसके अंतर्गत आपने 30 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दी, तो फिर भी आपका जो ऑर्डर है वो तो कैंसिल विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट और लेट फीस के लिए आप फिर भी लायबल रहेंगे। क्लियर? नॉन रजिस्ट्रेंट असेसमेंट, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया जबकि रजिस्ट्रेशन लेना था, या आपने रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, या आपने रजिस्ट्रेशन सरेंडर करा दिया लेकिन आपके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है टैक्स की, तो उस केस में डिपार्टमेंट के पास पावर है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से जिस साल की भी डिमांड है वहाँ से 5 साल के अंदर अंदर जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस अवेलेबल है, 5 साल के अंदर अंदर उसका असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है समरी असेसमेंट। यदि डिपार्टमेंट को लग रहा है कि असेसी भाग सकता है और इससे डिपार्टमेंट का नुकसान हो सकता है, तो वो ACDC की परमिशन से, ACJC की परमिशन से, असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर की परमिशन से वो उस पर एक ऑर्डर पास कर सकता है, तत्काल में लाइबिलिटी डिटरमाइन की जा सकती है। और यदि ये गुड्स किसी ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस कीपर, एजेंट के कब्जे में है, तो ये मान लिया जाएगा वही रजिस्टर्ड पर्सन है और सभी टैक्स की लाइबिलिटी और अदर ड्यूज़ को पे करने के लिए वही व्यक्ति लाइबल होगा। लेकिन ACJC को लगता है कि जो ऑर्डर पास किया गया है वो एरनियस है, गलत है, वो ऑर्डर पास नहीं करना था, या असेसी बताता है कि आपने ऑर्डर गलत पास कर दिया है, मैं कहीं नहीं जा रहा था, तो उस केस में ACJC जो ऑर्डर पास किया गया है अंडर सबसेक्शन नंबर 1 30 दिनों के अंदर अंदर उसको कैंसिल कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो आज हमने सीखा सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन 61 नॉन फाइलर की असेसमेंट, सेक्शन 62 नॉन रजिस्ट्रेंट की, वो सेक्शन 61 सॉरी स्क्रूटनी, सेक्शन 62 नॉन फाइलर की असेसमेंट, सेक्शन 63 नॉन रजिस्ट्रेंट की असेसमेंट, सेक्शन 64 आपकी समरी असेसमेंट या क्विक असेसमेंट। तो ये सब सेक्शंस थे इसमें।